चलिए, क्लास 11th में हम लोग थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे जनरल एंट्रीज। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और उसका जनरल एंट्री यहाँ पर बताएंगे हम लोग। नंबर फर्स्ट यहाँ पर है ओपन ए बैंक अकाउंट या ओपन ए करेंट अकाउंट, दोनों दिया रहता है। ओपन ए बैंक अकाउंट या ओपन ए करेंट अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ₹10,000। अब इसका एंट्री क्या करना पड़ेगा हम लोग को? इसका एंट्री वही करना पड़ेगा जो हम लोग नॉर्मली बैंक में रुपया जमा करने का करते हैं। रुपया बैंक में जमा करने का क्या एंट्री करते हैं? बैंक ऑन डेबिट टू कैश। तो इसका एंट्री हो जाएगा फर्स्ट का बैंक ऑन डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे इसका डिटेल लिख देना है कि बीइंग ए करेंट अकाउंट ओपनड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और अमाउंट लिख देना है आपको। नेक्स्ट इसका है यहाँ पे चार्ज डिप्रिसिएशन 10% ऑन एसेट्स ऑफ ₹1 लाख। अब 1 लाख रुपए के एसेट्स पे आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब देखिए डिप्रिसिएशन क्या है? डिप्रिसिएशन को मैंने पहले ही बताया है कि डिप्रिसिएशन किसी भी जो अस्थायी संपत्ति होती है उसके मूल्य में होने वाले कमी को कहते हैं। डिप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू एनी रीजंस, किसी भी वजह से उसके मूल्य में जो कमी होता है। अब उसका चूँकि लॉस है इसलिए लॉस को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे यहाँ पे। और जिस एसेट्स पे भी प्रश्न पूछेगा, जैसे मशीन पर रहेगा तो टू मशीन लिखिएगा, बिल्डिंग पर रहेगा तो टू बिल्डिंग, फर्नीचर पे होगा तो टू फर्नीचर लिखना है। यहाँ पे मैंने लिखा है एसेट्स, तो यहाँ पे आप लिख देंगे टू एसेट्स अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट। अब अमाउंट कितना लिखना है? देखिए यहाँ 1 लाख रुपए का एसेट्स है और डिप्रिसिएशन चार्ज कितना करना है? 10%। तो 10% कितना हो जाएगा 1 लाख का? 10,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट में हम लोग फिल करेंगे 10,000। चलिए, और नरेशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसका डिटेल लिखना पड़ेगा, बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स। थर्ड है आपका, मैंने लिखा है यहाँ पे थर्ड एंट्री मैंने यहाँ पूछा है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% ऑन ₹1 लाख। अब 1 लाख रुपए कैपिटल है, उसमें 5% क्या देना है हम लोग को? लगाना है, ब्याज लगाना है। तो ब्याज जो हम देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देंगे, पूंजी पर जो ब्याज देंगे, वो संस्था के लिए नुकसान है, हानि है। इसलिए किसी भी हानि को या नुकसान को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब 1 लाख का है, 1 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 5,000 रुपया। तो इंटरेस्ट लिखेंगे हम लोग डेबिट में। अब इसको यहाँ पर लिखते हैं, जब देते हैं इंटरेस्ट तो हम लोग इंटरेस्ट लिखेंगे। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो लिखना पड़ेगा हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपया है, 5% 5,000 रुपया हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट यहाँ पे 5,000 रुपया। अब क्रेडिट में क्या करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे देखिए चार्ज करते हैं, पेमेंट कैश में नहीं करते। अगर कैश में करते तब तो कैश लिखते हैं, यहाँ पे चार्ज करते हैं तो टू कैपिटल लिखा जाता है। यहाँ पे देना है टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, और कैपिटल के सामने भी यहाँ कितना लिख देंगे? 5,000 रुपये लिख देंगे। इसका एंट्री हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप डिटेल लिख देंगे कि बीइंग इंटरेस्ट चार्ज एट द रेट ऑफ 5% ऑन कैपिटल। नेक्स्ट मैंने यहाँ लिखा है फोर्थ में चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹2,000। अब फर्म से या संस्था से कई बार जो ऑनर्स होते हैं तो वे लोग आहरण करते हैं, निजी कार्यों के लिए पैसा निकालते हैं, तो उस पर अगर चार्ज करना है तो संस्था के लिए इनकम है। अगर इंटरेस्ट ले रही है संस्था तो संस्था के लिए क्या हो जाएगा? ब्याज आय हो जाएगा। यहाँ पर ब्याज क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और ड्राइंग आपको डेबिट करना पड़ेगा, तो इसका एंट्री हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट लिखेंगे। इसका ड्राइंग अकाउंट अमाउंट डाल देंगे आप जितना भी होगा। इसे यहाँ 2,000 लिखा है तो आप 2,000 लिखेंगे यहाँ पर, 2,000 रुपये। ये 4 एंट्री हो गया। अब 5, 6, 7, अब यहाँ पे इसको हम लोग बनाएंगे। अब चलिए 5th नंबर में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसका फॉर्मेट थोड़ा मैं बना लूँ। अब 5th में पूछा है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹3,000। इसका मीनिंग क्या हुआ? देना बाकी है, अदत है,
तो अगर कोई भी एक्सपेंडिचर अगर देना बाकी है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, अब इसका इंटरेस्ट यहाँ पर सैलरी अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि देना बाकी है तो आपके लिए लाइबिलिटी हो गया। और लाइबिलिटी को नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, एसेट्स को डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी को क्रेडिट। अब यहाँ पे सैलरी देना है, अगर दे देते तो हम लोग क्या लिखते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा जाता। अब यहाँ पे सैलरी तो डेबिट होगा, एक्सपेंडिचर है, ये 5th नंबर है, यहाँ पे 5th में सैलरी को डेबिट करेंगे हम लोग, सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे और टू लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अब जितना भी अमाउंट लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है 3000, तो हम लोग को भी लिखना पड़ेगा 3000। इसी तरह से कोई भी एक्सपेंडिचर, जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग रहेगा तो लिखेंगे हम लोग रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। कोई किसी भी एक्सपेंडिचर जब आउटस्टैंडिंग होगा तो आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट कीजिएगा, एक्सपेंडिचर लिखिएगा और उस एक्सपेंडिचर को डेबिट करना होगा। 6th में मैंने लिखा है यहाँ पर, देखेंगे क्वेश्चन को, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब ड्यू हो चुका है लेकिन हमको मिला नहीं है, फर्म को नहीं मिला है, आप जिस संस्था का बना रहे हैं उस संस्था को प्राप्त नहीं हुआ है। अब अगर मिल जाता तो क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लिखते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, चूँकि इनकम है इंटरेस्ट को क्रेडिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट, इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट, जो मिलना बाकी है, तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, टू लिखेंगे इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब जो भी अमाउंट होगा फिल कर देंगे। यहाँ पे 5000 रुपया है तो हम लोग को लिखना पड़ेगा 5000। इस तरह से लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1000। एक एंट्री मैंने लिखा है यहाँ पे, इंश्योरेंस प्रीपेड है, आपने पहले पेमेंट कर दिया है। नॉर्मली इंश्योरेंस देखेंगे, म्यूनसिपल टैक्स वगैरह देखें तो एनुअल पेमेंट होता है। अब एनुअल पेमेंट होता है तो 2-4-6 महीने का, उसमें से प्रीपेड भी हो सकता है। जैसे आपने जून में पेमेंट किया तो अगले साल जून तक के लिए हो गया। और अगर 31 मार्च को आप क्लोज़ कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आप जोड़ लीजिए अप्रैल मई जून, 30 जून को अगर पेमेंट किए होंगे तो 3 महीने का एडवांस है, यहाँ पे प्रीपेड बोलते हैं। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन म्यूनसिपल टैक्स का हो, आप इसी तरह से मैंने लिखा है इंश्योरेंस का हो, तो नॉर्मली इंश्योरेंस में म्यूनसिपल टैक्स से प्रीपेड का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू लिखेंगे हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। अब जितना भी अमाउंट होगा, जैसे यहाँ पे 1000 रुपया प्रीपेड है तो यहाँ डालना पड़ेगा हम लोग को 1000 रुपया प्रीपेड। इस तरह से मैंने 7 यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, थोड़ा हट करके अलग पूछे जाते हैं, उसको मैंने बताया है। 2-3 और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा आपको। चलिए 2-3 और समझ लें हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल रहा हूँ, अगर चेक रिसीव होगा कहीं और उसको बैंक में जमा नहीं किया जाता है तो संस्था में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे। अभी जमा नहीं करते हैं हम लोग, कई बार आज रिसीव हुआ 2 दिन 3 दिन के बाद जमा करते हैं। तो इसके लिए आप लिखेंगे, अगर चेक रिसीव हुआ है, मान लीजिए कि मिस्टर सिंह से हमको 5000 रुपये का चेक रिसीव हुआ और हमने जमा नहीं किया है अभी, तो हम लोग लिखेंगे इसको चेक्स इन हैंड, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट। और टू लिखेगा जो भी नाम हो, ऐसे मैंने बोला मिस्टर सिंह तो लिखेगा मिस्टर सिंह यहाँ पर। और मैंने बोला 5000 रुपये का मिला था तो यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे जितने का भी होगा। और जब इस चेक को जमा करेंगे, सपोज़ आपने 7 तारीख को रिसीव किया, 10 तारीख को जमा करें तो 7 तारीख को एंट्री कीजिएगा। और 10 तारीख को एंट्री क्या करेंगे हम लोग, अब जमा कर रहे हैं बैंक में तो इसका एंट्री हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। टू लिखिएगा चेक्स इन हैंड अकाउंट, चेक्स इन हैंड अकाउंट लिखेंगे। कितना 5000 रुपये का, जितने का चेक होगा उतना जमा कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चेक रिसीव किया लेकिन जमा नहीं किया, चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डेट।
अगर उस दिन जमा नहीं कर रहे हैं तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, अब जिस पार्टी से मिलेगा उसका नाम लिखेंगे, और जब जमा करेंगे तब क्या एंट्री करेंगे, यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक्सपेंसेस हम पेड करते हैं थ्रू बैंक, चेक से पेमेंट करते हैं, जैसे सैलरी हमने पेड किया और किस चीज़ के से पेमेंट किया, कैश नहीं दे करके उसको हम चेक इशू करते हैं, तो कभी भी जब हम पेमेंट करेंगे, देखिए ध्यान रखेंगे, तो आप बैंक डायरेक्टली क्रेडिट कीजिएगा उसमें। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सैलरी पेड थ्रू चेक या बाई चेक, अब यहाँ पे करेंगे तो लिखेंगे हम लोग सैलरी अकाउंट डेबिट। जैसे मान लिया जाए 2000 रुपये का आपने सैलरी दिया, अगर कैश देते तो क्या लिखते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखते। अब कैश नहीं दे रहे हैं इसको, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख देंगे। यहाँ पर जो भी अमाउंट होगा, आप अमाउंट यहाँ पे से मैंने बोला 2000 या 1000 रुपये पेमेंट किया, तो आप 1000 रुपये लिख दिए यहाँ पर। इसी तरीके से कभी भी हम जैसे माल परचेस किए और पेमेंट चेक से करेंगे तो उसका एंट्री हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रेंट पेड करेंगे, चेक से पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कभी भी पेमेंट करने में दिक्कत नहीं है, पेमेंट करने में आप हमेशा बैंक को क्रेडिट कीजिएगा, और जो यहाँ पे आपको इससे जो भी एक्सपेंडिचर होगा डेबिट कीजिएगा। या परचेस कर रहे हैं तो परचेस डेबिट होगा। जैसे और किसी पार्टी को दे रहे हैं, जैसे मिस्टर एक्स को मैंने पेमेंट कर दिया 2000 रुपये का चेक, तो लिखेंगे मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रिसीव करने में ध्यान देंगे, अगर रिसीव कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी 2 एग्जाम्पल बताया, रिसीव कर रहे हैं और उसको जमा नहीं किया, तो हम क्या लिखेंगे, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम लिखेंगे। जब जमा करेंगे तब लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड लिखेंगे। लेकिन अगर सेम डे में जमा कर देते हैं, मान लीजिए चेक मिस्टर एक्स से मिलता है हमको और सेम डे में हम बैंक में जमा करते हैं, डायरेक्टली आप बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे और लिखेंगे मिस्टर एक्स या जो भी नाम होगा। तो चेक रिसीव किए और सेम डे में जमा कर देंगे, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम लिखिएगा। ओके, हम जहाँ तक समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस इसमें आते हैं जनरल एंट्री में, मैंने बताया है। अगर कोई क्वेश्चन इसमें समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछिए, इसका हम रिप्लाई दे देंगे आपको।